अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे अवेलेबल हैं, क्लास में मुझे सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 11 यूनिट नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर का लास्ट नॉलेज है, नॉलेज 4.4, जिसका हम फर्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस नॉलेज के अंडर जो एसएलओज कवर होते हैं वो दो एसएलओज हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अगला एसएलओ है डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक ज्योमेट्रिकल शेप्स, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्लेन्स, हैबिट ऑफ क्रिस्टल या क्रिस्टल ग्रोथ। इन दो एसएलओस पे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि प्रीवियस नॉलेज हमें कैसे हेल्प आउट करता है। डियर स्टूडेंट्स, इतना तो हम जानते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का रोल है किसी भी स्टेट को डिटरमिन करने में। अगर कोई गैस है तो ऑब्वियसली उसमें फोर्सेस वीक हैं, अगर कोई लिक्विड है तो उसमें फोर्सेस स्ट्रांग हैं। और लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में एक स्टेज हमने डिस्कस की थी जो कुछ खास तरह के सॉलिड ही अचीव करते हैं, जिसे हमने लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया था। लास्ट नॉलेज में हमने उनके लेक्चर उसका एप्लीकेशन भी देखा और डिटेल से देखा। आज स्पेसिफिकली हम प्योर सॉलिड्स पे बात करेंगे, जो कि दो तरह के होते हैं सॉलिड्स। तो वी कैन से दैट सॉलिड्स टेक्निकली दो तरह के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो पहले तो इन दोनों में फर्क देखेंगे और देखेंगे क्या फर्क होता है। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है, ये रॉक सॉलिड है और ये ग्लास। डेफिनेटली ग्लास तो नहीं है, ये उसकी इंटरनल पार्टिकल अरेंजमेंट है, किस तरह से ग्लास के अंदर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। तो अगर आप इन दोनों में फर्क देखें तो एक ही फर्क नजर आएगा, डिसिप्लिन और अनडिसिप्लिन, सिमेट्री एंड अनसिमेट्री। आपको चीजें सीक्वेंस में नजर आ रही हैं और यहाँ पे आपको रैंडमनेस नजर आ रही, सीक्वेंस नहीं है। तो जितने भी डिसिप्लिन्ड वेल डिफाइंड वे में एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर ऐसे सॉलिड्स जिनमें पार्टिकल ऑर्गेनाइज होते हैं, ऑल दी सॉलिड्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक लंबा चौड़ा उसमें ऑर्डर होगा, जबकि एमॉर्फस सॉलिड सच एज बटर, रबर, ग्लास इस करेक्टराइज बाय, जो कि बने होंगे एटम, आयंस और मॉलिक्यूल से, अरेंज इन रैंडम जंबल, मतलब रैंडमनेस को शो करता है ये। Amorphous solid has a structure similar to that of frozen instant in the life of a liquid. Very interesting sentence. मसलन के लिक्विड था, लिक्विड में आपको पता पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और वहीं पे वो फ्रीज हो जाए। मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर जो रैंडमनेस है उसी को फ्रीज कर दिया जाए तो एमॉर्फस नेचर आ जाती है। विद ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जिसमें थोड़ी बहुत ऑर्डर मिलेगी आपको कहीं कहीं, मसलन इतने हिस्से में आपको ऑर्डर मिल गया, ये आपको ऑर्डर मिल गया, लेकिन आपको डिसऑर्डरनेस ज्यादा मिलेगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड टिपिकली हैव फ्लैट, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो वो उनका फ्लैट वेल डिफाइंड प्लेनर सरफेस होती हैं, जिन्हें हम क्रिस्टल सरफेस भी, क्रिस्टल फेसेस भी कहते हैं। क्या होती हैं अभी आपको दिखाते हैं। विच आर पोजिशन्ड एट स्पेसिफिक एंगल टू वन अनदर, दीज फेसेस आर फॉर्म्ड बाय द ऑर्डरली लेयर्स ऑफ एटम। इन कंट्रास्ट एमॉर्फस सॉलिड डू नॉट हैव वेल डिफाइंड फेसेस। बाय द वे, फेस कहते हैं किसको? जैसे आप इस कमरे की बात कर लें तो इस कमरे की जो दीवारें हैं ये इनके फेसेस हैं, छत है, फर्श है, दीवारें हैं, ये फेसेस हैं इनके। दो फेसेस के दरमियान में जो एंगल होता है हम उन्हें इंटरफेशियल एंगल कहते हैं, ठीक है। दो फेसेस जहां पर आपस में जुड़ती हैं उसे हम एज कहते हैं, ठीक है। एज के एंड्स पे दो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो ये बातें आगे कल के लेक्चर में आपको बताएंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देखिए आप, ये स्पेसिफिक शेप्स हैं, लाइक क्यूबिक शेप है, टेट्रागोनल शेप है, ऑर्थोहोम्बिक शेप है, रोम्बोहेड्रल शेप है, हेक्सागोनल शेप है, मोनोक्लिनिक शेप है, ट्राइक्लिनिक शेप है। इनके अंदर, इन शेप्स के अंदर पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो पार्टिकल्स की तो हम कहेंगे कि इनके अंदर एक फ्लैट इनकी फेसेस हैं, ठीक है, यानी इनकी ये फ्लैट फेसेस हैं और फेसिस के दरमियान में एक पर्टिकुलर एंगल है, जो कि हम कल मेंशन यहाँ पे देखेंगे, इसको सिमुलेशन के थ्रू देखेंगे कल। तो ऐसी जो चीज है ये आपको एमॉर्फस सॉलिड में नहीं मिलेगी।
इस तरह की वेल डिफाइंड ज्योमेट्रीज आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे मिलेंगी, ठीक है। तो वो यही बात कर रहा है कि विच आर पोजिशंस एट अ स्पेसिफिक एंगल टू वन अनदर, दीज फेसेस आर फॉर्म्ड बाय ऑर्डरली लेयर्स ऑफ एटम्स। यानी ये देखें, ये जो मैंने डॉट्स बताए हैं ये बेसिकली एटम्स या यहाँ पे पार्टिकल्स का वर्ड बोला जाए, क्योंकि यहाँ पर एटम्स भी आ सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं, आइंस भी आ सकते हैं, वो आगे हमने देखना है इन चीजों को। तो अगर ये जो लेयर है यहाँ पर एटम्स की, तो ये देखें ना, बिल्कुल एक फ्लैट सीक्वेंस के अंदर एक लेयर है, इसके साथ इसी तरह का एक और क्यूब होगा, ठीक है, इस तरह इसके साथ इसका एक और क्यूब होगा, उसके ऊपर नीचे आगे पीछे क्यूब इस तरह के काफी ज्यादा अरेंज होंगे। तो आगे चलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं एक मेटल है और इस मेटल के अंदर एक सीक्वेंस के अंदर एटम्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है स्पेसिफिक लेयर्स के अंदर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड फेसेस एंड आर ऑर्डरली इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर इसका वेल ऑर्डर्ड होता है। ईच फेस ऑफ द क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय द टॉप प्लेन ऑफ एन ऑर्डरली स्टैक ऑफ एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। यानी कि हर एक जो प्लेन है ये इसका टॉप प्लेन है, इसके ऊपर फिर एक और प्लेन होगा जो कि इसका टॉप प्लेन होगा। इस तरह से ये ऑर्डरली ऑर्गेनाइज होते हैं और एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी आपके सामने एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, दे बोथ आर ग्लास, बट ये ग्लास की क्रिस्टलाइन फॉर्म है जिसे हम क्वार्ट्स कहते हैं, ठीक है ना, क्वार्ट्स। इसका फार्मूला भी SiO2 होता है। और ये इन्हीं क्वार्ट्स को हम मेल्ट करते हैं और मेल्ट करने के बाद इन्हें हम सुपर कूल करते हैं। इधर जरा इसको देखें, ये सुपर कूल करने का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स। यहां पर मैं आपको कहता हूं जी, मेरे पास ये एक वेल पैटर्न के अंदर एक सॉलिड था, मैंने इसको हीट किया जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, मेल्ट हो गए। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है लेट्स से 30 डिग्री। अब मैं इसको कूल करता हूं, जब मैं इसको ठंडा करूंगा तो वापस ये रैंडम पार्टिकल जो कि लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे एट देयर फ्रीजिंग पॉइंट। जो मैंने ठंडा करूंगा लेट्स से इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 20 डिग्री है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको। अब मैं काम करता हूं कि मैं इस लिक्विड को सॉलिडिफाई करने के लिए -20 डिग्री यानी सुपर कूलिंग करता हूं इसकी। अब इस सुपर कूलिंग से होगा क्या कि ये जो पार्टिकल लिक्विड के अंदर हैं इनको ऑर्गेनाइज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। जब इनको ऑर्गेनाइज होने का टाइम ही नहीं मिलेगा तो ये रैंडमली जहां जहां पे वो फ्रीज हो जाएंगे और उसके बाद इस तरह स्ट्रक्चर बनने की बजाय इनका एक रैंडम सा स्ट्रक्चर बनेगा। अब जो इनका रैंडम सा एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस रैंडम स्ट्रक्चर को ही हम नाम देंगे एमॉर्फस सॉलिड। याद रखिए, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप एमॉर्फस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही किया कि हमने इन क्वार्ट्स को, और ये क्वार्ट्स हमें मिल जाते हैं सैंड में से मिल जाते हैं, और इवन के सैंड को भी हम मेल्ट करके उसको सुपर कूल किया जाए तो वो इस तरह की ग्लास लाइक नेचर में आ जाए। यानी कि हमने किया क्या है कि इस वेल ऑर्डर्ड पैटर्न में जो क्वार्ट्स थे हम उनको चेंज कर सकते हैं। ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो दिस इज फ्यूज्ड सिलिका। फ्यूज्ड बोलते हैं सिलिका को, यानी क्वार्ट्ज को हमने पिघलाया उसको फ्यूज्ड, इसे बोलते हैं फ्यूज सिलिका। अब फ्यूज सिलिका को बेसिकली हमने पिघलाया, पहले फ्यूज इटसेल्फ बताया है कि ये सॉलिड से लिक्विड में, पहले इसको चेंज किया और बाद में इसको सुपर कूल किया। फ्यूज्ड सिलिका को हमने सुपर कूल किया और उसके बाद आप देखें अब इसके अंदर ऑर्डरली ऑर्गेनाइज हैं सिलिका के जो पार्टिकल्स हैं, और इसके अंदर रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं। रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड होगा तो हम इसको लेबोरेटरी के लिए, इसको वैसे बोलते हैं तो फ्यूज सिलिका ही है, लेकिन इसको हम यूज कहां करते हैं, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में हम इसको यूज करते हैं। ये परफेक्ट एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ के अंदर से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ सिमुलेशंस दिखाते हैं, टाइप्स बताते हैं आपको। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है। क्रिस्टल लैटिक्स पे हम बाद में आएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हमें सॉलिड स्टेट के बारे में आइडिया होना चाहिए। व्हाट आर सॉलिड स्टेट्स?
जी स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डैट, हमने ये डायग्राम इसको सिमुलेशन को भी देखा हुआ है कि पार्टिकल्स अगर क्लोजली पैक्ड हैं और फिक्स हैं अपनी जगह पे, वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो सॉलिड है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग सॉलिड सब्सटेंस। पहली स्टेटमेंट है द अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स आर एक्सट्रीमली वीक, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। देयर शेप इज परमानेंट, यस सॉलिड्स की शेप्स परमानेंट होती हैं। दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर, गलत है। सॉलिड कभी भी कंटेनर की शेप को एक्वायर नहीं करता, लिक्विड एक्वायर करता है, गैस एक्वायर करता है। द पार्टिकल ऑसिलेट अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन फिक्स पोजीशन को यहां पे बोला गया है, बिल्कुल ऑसिलेट करते हैं पार्टिकल्स। द कंप्लीटली फिल द अवेलेबल स्पेस, नहीं, ये गैस और लिक्विड करते हैं। दे पार्टिकल्स रोल ओवर ईच अदर, नहीं, ये भी लिक्विड और गैसेस में होता है। The attraction between particles are strong, yes. Their volume is constant, yes. अगर आप इनके आंसर देखना चाहें तो ये देखिए, डेफिनेटली जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सारे आंसर्स यहां मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज सॉलिड मटेरियल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप। ये दोनों ग्रुप्स मैंने आपको दिखा दिए, इसमें से ये एमॉर्फस है और वो क्या है, क्रिस्टलाइन। ये कहानी खत्म हो गई है। अब हमने स्पेसिफिकली डिटेल में बात करनी है स्टूडेंट्स, किसके ऊपर, क्रिस्टलाइंस के ऊपर बात करनी है। तो अब देयर आर 4 लेटिक्स टाइप। ये लेटिक्स टाइप्स क्या होती हैं, मैं जरा इस बारे में आपसे जरा बात करना चाहता हूं। लेटिक्स टाइप्स क्या होती हैं डियर स्टूडेंट्स? अभी आपने ये जो लास्ट डायग्राम देखी जिसमें मैंने आपको ये दिखाया, किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर वो जगह, जैसे ये वो जगह है जहां पर पार्टिकल्स ने अपने आप को फिक्स किया होगा। अब कौन कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं यहां पर? एटम्स हो सकते हैं, या यहां पर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या यहां पर आयंस हो सकते हैं, या यहां पर कैटायंस हो सकते हैं इन केस ऑफ मेटल्स। तो ये 4 तरह के पॉइंट्स इन जगहों पे होते हैं। ये जगह जहां पर पार्टिकल्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, इन पॉइंट्स को बेटा लेटिक्स पॉइंट्स भी कहते हैं। और ये लेटिक्स पॉइंट्स की जो कलेक्शन है इसे हम क्रिस्टल लेटिक्स भी कहते हैं। यानी कि ये पूरी कलेक्शन को हम क्रिस्टल लेटिक्स कहेंगे। कलेक्शन में से वो जगह जहां पर पार्टिकल्स अपने आप को जोड़ेंगे उन्हें लेटिक्स पॉइंट्स भी कहते हैं। और पार्टिकल ये 4 तरह के हो सकते हैं। यही चीज आगे आपको बताएंगे कि द टाइप ऑफ सॉलिड, कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस की तो हमने बात नहीं करनी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे बात करनी है। द टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड या सॉलिड क्रिस्टल लेटिक्स डिपेंड्स अपॉन द पार्टिकल दैट मेक अप इट्स स्ट्रक्चर एंड फोकस द होल्ड द लेटिक्स टुगेदर। पार्टिकल किस किस से बने हैं सॉलिड के, और उन पार्टिकल्स को जोड़ा कौन सी फोर्स ने है, इससे डिसाइड होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन सी टाइप है। बेसिकली 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले एटॉमिक लेटिक्स, दूसरा आयनिक लेटिक्स, तीसरा मॉलिक्यूलर लेटिक्स, चौथा मेटालिक लेटिक्स। नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक लेटिक्स वो सॉलिड्स जिनके वो जो लेटिक्स पॉइंट्स हैं वहां एटम्स लगे होंगे। आयनिक लेटिक्स नाम से पता चल रहा है वो जो मैंने पॉइंट्स आपको दिखाए वहां पे आयंस लगे होंगे, प्लस माइनस। मॉलिक्यूलर लेटिक्स, वो लेटिक्स पॉइंट जो मैंने दिखाए वहां पे मॉलिक्यूल्स लगे होंगे। और लास्ट में मेटालिक लेटिक्स, वहां पर केटाइंस लगे होंगे। हम 1 बाय 1 चारों को देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं एटॉमिक लेटिक्स की बात करूं तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने एक एग्जांपल है एटॉमिक लेटिक्स की, डायमंड एंड ग्रेफाइट। इसको फुल स्क्रीन करके दिखाएं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। आई मीन डायमंड एंड ग्रेफाइट की अगर मैं आपको 3D स्ट्रक्चर दिखाऊं, जो कि हम देखते हैं दोनों की 3D स्ट्रक्चर। बेसिकली ये डायमंड की दिखा रहे हैं यहां पर। ग्रेफाइट की तो आप जानते हैं लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है उसकी, और वो भी किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। स्टूडेंट्स आप देखें जरा, ये वो लेटिक्स पॉइंट्स हैं, ये वो जगह है जहां पर पार्टिकल ने अपने आप को जोड़ा हुआ है एक रेगुलर ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इन पॉइंट्स पे लगा कौन हुआ है, एटम। और एटम कार्बन कार्बन के दरमियान में यहां पे कौन सी sp3 ओवरलैपिंग है, यू ऑल नो दैट, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, नेटवर्क बॉन्ड है ये। नाउ दिस टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड atomic solid, or you can also say that covalent solid.
बड़े मजबूत होते हैं ये, क्योंकि ये पूरे एक नेटवर्क की शक्ल में रहते हैं, छोटे मोटे मॉलिक्यूल तो है नहीं, ये तो 3 डायमेंशनल इनकी जो लेटिक्स है वो फैली होती है, इसलिए ये बड़े मजबूत होते हैं क्योंकि इनके नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है। इसमें दो तरह की लेयरिंग बेसिकली, कुछ आपको इस तरह नेटवर्क की शक्ल में मिलेंगे और कुछ आपको लेयर्स की शक्ल में मिलेंगे। जैसे जो आपने ग्रेफाइट पढ़ा, बेसिकली ग्रेफाइट लेयर्ड फॉर्म में था, और आपको पता है कि जो ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर था उसकी लेयर्स के दरमियान में वीक बॉन्ड्स थे। कौन से? sp2 हाइब्रिडाइजेशन थी वहां पर, पाई बॉन्ड थे, इसलिए ये स्लिप करता है यहां पर। ये ग्रेड 9 में भी आपने कई बार पढ़ा, एलोट्रोपिक फॉर्म। तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ कोवलेंट सॉलिड, यू कैन से दैट एटॉमिक सॉलिड, डायमंड भी है, बट इसके अंदर अब दो तरह की जो वैरायटी है, एक नेटवर्क और एक लेयर्ड स्ट्रक्चर। लेयर्ड स्ट्रक्चर वाले नॉर्मली स्लिपरी होंगे, आराम से टूट सकते हैं, लूज उनमें बॉन्डिंग होती है रेलेवेंटली, जबकि इस तरह का जो नेटवर्क सॉलिड होगा, इस तरह का नेटवर्क स्ट्रक्चर जिनके अंदर होगा एटॉमिक सॉलिड्स के अंदर, वो एग्जांपल्स जिनमें नेटवर्क बना होगा वो स्ट्रांग होंगे। इसके साथ एक और एग्जांपल हम देखते हैं, तो जरा क्लोज कीजिएगा। जी ठीक है, अब ये वाला प्ले करें, साथ वाला। जी इसको देखते हैं जी। जी इसमें ये सिलिका रेत, जो मैंने अभी सैंड आपको क्वार्ट्स दिखाए थे, ये देखें बिल्कुल उसके अंदर एक फिक्स पैटर्न है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन। ये तो थोड़ा सा एक पोर्शन दिखाया हुआ है, इस तरह का ये बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत बड़ी ये लेटिक्स होती है, बहुत बड़ा ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन दिखाया हुआ है। तो बताने का मतलब है इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन, all these bonds are connected through a covalent bond, that's why they are called covalent solid and also called atomic solid। प्रॉपर्टीज की बात मैंने कर दी, स्ट्रॉन्ग इनके थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स होंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा, हार्ड होंगे, तोड़ना इनको मुश्किल होगा। यूं कह दो कि अगर मैं कंपैरेटिवली देखूं बाकी तमाम सॉलिड्स के साथ, तो जो मैंने अपनी स्लाइड के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज मेंशन की हैं, तो आप देखिए नेटवर्क सॉलिड के नाम से कोवलेंट बॉन्ड होता है, और इनका एक बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए कभी 150 से कभी 500 किलो जॉल भी हो सकती है, एग्जांपल में SiO2 है, और जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट का जो रेंज है वो 1713 है, क्योंकि एक नेटवर्क है, कंबाइन इफेक्ट है। जरा इसको जरा, कंबाइन इफेक्ट है मतलब कि पर बॉन्ड देखा जाए तो शायद इतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन एक नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ होती है वो ओवरऑल इफेक्ट उसका बहुत हाई होता है। यानी कि एक एग्जाम्पल है, ये एक मेरे पास सिंपल एक प्लास्टिक का पेन है, इसको तोड़ दूंगा मैं, लेकिन 10 इस तरह के इकट्ठे हो जाए तो तोड़ना मुश्किल है। तो वही आपने वो लकड़ियों वाली एग्जाम्पल सुनी होगी। तो यहां पर एक कंबाइन इफेक्ट जो आता है तमाम कोवलेंट बॉन्ड्स का इकट्ठा, वो बड़ा जबरदस्त होता है, और वो इसको मोस्ट हार्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स भी डिक्लेयर करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है, द स्ट्रक्चर ऑफ दीज टू सब्सटेंस कैन बी सीन इन द इमेज। आपने इसके स्ट्रक्चर को देख लिया। डेफिनेटली एटॉमिक लेटिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, मीनिंग दैट द लेटिक्स एनर्जी इज एक्सट्रीमली लार्ज। एटम्स आर फाउंड एट द लेटिक्स पॉइंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। द हार्ड मिनरल्स with the highest melting points are solids. They are insoluble and do not conduct electricity throughout. Some of them are semiconductor. कुछ इसमें सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ कंडक्टर भी होते हैं, जैसे आपने ग्रेफाइट का पढ़ा है, वो एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है। एक डायरेक्शन में तो करंट फ्लो नहीं करेगा, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता के आया हूं। स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आयनिक लेटिक्स की तरफ। तो ये रहा हमारे पास आयनिक लेटिक्स, आप देख सकते हैं इसकी बड़ी शार्प एजेस हैं, और यहां पर इसके अंदर अगर देखें, ठीक है। अच्छा यहां पर मैं स्टूडेंट्स एक बात आपको बताना चाहता हूं, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड होते हैं उसमें एक बड़ा मेजर डिफरेंस जो मैं पीछे बताना भूल गया, वो मैं आपको वैसे पहले भी बताया, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनके शार्प मेल्टिंग एग्जैक्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, जबकि जो हमारे पास एमोर्फस सॉलिड होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। ठीक है। अच्छा इसी तरह से जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड देखते हैं जी, ये देखें इसकी इमेज, इसको चलाते हैं।
जी स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये जो लैटिक्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर पार्टिकल्स ने अपने आप को जोड़ा होता है। देखिए ना, क्यूब की शक्ल में ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। इनकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हम कल देखेंगे। तो इनकी जगह पे बेसिकली लगे क्या हुए हैं, अगर आप गौर करो तो दीज आर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इनके दरमियान में यू ऑल नो दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं जो इन पार्टिकल्स को जोड़ के रखेंगी, बड़ा मजबूती से जोड़ के रखेंगी, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आयनिक सॉलिड। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। द आयंस दैट आर लैटिक्स पॉइंट्स आर keep together by a ionic bond, which means that the lattice energy is large, their melting point is high, क्योंकि भाई सीधी बात है, फोर्सेस बड़ी स्ट्रांग है, दे आर हार्ड रिजिड बट फ्रेजाइल। व्हाट इज मेंट बाय फ्रेजाइल? देखें स्टूडेंट्स, आपने ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है, जैसे ही क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड को आप ड्रॉप करोगे तो ड्रॉप करने पे क्या होगा, अगर ऊपर वाली लेयर पे प्लस है, नीचे वाली लेयर में माइनस है, प्लस माइनस की अट्रैक्शन है, तो ड्रॉप करने पे क्या होगा, जैसे स्लाइडिंग होगी, इट्स जस्ट लाइक कि अगर प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस के नीचे माइनस है, ठीक है, और इसी तरह माइनस के नीचे प्लस है, प्लस के नीचे माइनस है, तो अट्रैक्शन है। लेकिन जैसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है, स्ट्रेस अप्लाई होता है, ये नीचे गिरेगा तो स्लाइड्स लेयर्स जो है वो स्लाइड करेंगी, इस तरह स्लाइड करेंगी कि माइनस के सामने माइनस आ जाएगा, प्लस के सामने प्लस आ जाएगा, तो ये ब्रिटल हो जाएंगे, ठीक है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब माइनस माइनस के सामने आ गया प्लस, प्लस के इनके दरमियान में रिपल्शन आ जाएगी, और अब ये लेयर्स अट्रैक्ट करने की वजह रिपेल करेंगे, टूट जाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर फ्रेजाइल, हार्ड हैं बट फ्रेजाइल है। इन द अदर हैंड जो कोवलेंट सॉलिड हैं वो हार्ड भी हैं, फ्रेजाइल नहीं है, हार्ड हैं, और उनके अंदर उनकी टफनेस इतनी ज्यादा है, वी कैन से दैट कि वो माइटली उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। जो फ्रिजिडिटी, इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रिजाइलनेस है जो है, जो हमारे पास NaCl के अंदर है, ये नेचर हमारे पास जो ऊपर हमने पढ़े हैं कोवलेंट सॉलिड्स, उनमें नहीं है। अच्छा जी, ये देखें जरा, ये रहे आयनिक सॉलिड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, यहां पर प्लस माइनस के दरमियान में बॉन्ड को तोड़ने के लिए, आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 400 से 4000 किलो जॉल ताकत भी लगती है। इससे पता चला जो अगर कोवलेंट बॉन्ड का मुकाबला आयनिक बॉन्ड से कराया जाए तो डेफिनेटली जीतेगा कौन, आयनिक बॉन्ड, NaCl, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 801। अब आप पूछें सर इसका 801 है और साथ वाले का 1713 है, उसकी क्या वजह? वजह वही है कि उसका प्लस माइनस की अट्रैक्शंस तो बहुत ज्यादा हैं, स्ट्रांग हैं, लेकिन डायमंड के अंदर जो उसका एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है वो उसकी कंबाइन इफेक्ट बहुत ज्यादा कर देता है, यानी कंबाइंड स्ट्रेंथ जो स्ट्रक्चर के अंदर है वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं इस सिंगल बॉन्ड का मुकाबला इधर वाले प्लस माइनस के साथ करूं तो डेफिनेटली सिंगल बॉन्ड के मामले में ये वीक है और ये स्ट्रांग है, लेकिन ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ देखी जाए तो उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, क्योंकि कलेक्टिवली ये स्ट्रांग हो गया है, और वो इतना नहीं स्ट्रांग, लेकिन स्ट्रांग है, ठीक है। सेकेंडली वहां पर जैसे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड करते हैं, लेयर्स स्लाइड करती हैं, लेयर स्लाइड करने से क्या होता है, अट्रैक्शन रिपल्शंस में बदल जाती हैं, और वही रिपल्शन इनको मजबूर करती हैं पार्टिकल्स को दूर दूर करने में। तो ये फैक्टर इनमें नहीं है, इसलिए ज्यादा देर तक होल्ड रहती हैं और ज्यादा देर तक इंटैक्ट रहती हैं अपने सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके मेल्टिंग पॉइंट से रेलेवेंटली ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड के बाद मॉलिक्यूलर एंड लैटिक्स, मॉलिक्यूलर लैटिक्स। मॉलिक्यूलर लैटिक्स, डियर स्टूडेंट्स, आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस को तो आपने देखा ही होगा। जैसे मैं ये आयोडीन और वाटर दोनों को आपको दिखाता हूं, दोनों में फर्क क्या है कि ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे और आयोडीन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। इसको बड़ा करें, जी स्टूडेंट्स, अब आप देखें यहां पर जो लैटिक्स पॉइंट्स हैं उसमें पूरे का पूरा ये देखें, ये पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल, यानी यहां लैटिक्स पॉइंट्स के अंदर, ये इनको ये नजर नहीं आ रहा, वहां पे दूसरा नजर आ रहा है,
दोबारा बता दूं एक दफा, ये देखें ये जो लैटिक्स पॉइंट्स हैं ये पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर मॉलिक्यूल्स, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल जो फोर्स है वो कौन सी यहां पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्पेशल टाइप है किसकी, डाइपोल डाइपोल फोर्स की, डाइपोल डाइपोल फोर्स। अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स का बाकियों से मुकाबला करवाया जाए जो प्रीवियसली दो सॉलिड्स पड़े हैं, तो डेफिनेटली ये तो उनसे बहुत वीक है, उनके लिहाज से तो वीक ही है ना ये, क्योंकि ये सिंपल इंटरमोलिकुलर फोर्स है और वो अगर देखा जाए तो वो कुछ और चीज थी, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस केस में रेलेवेंटली जो लास्ट सॉलिड्स पड़े हैं उनके मुकाबले में इनमें फोर्सेस वीक हैं। इन वीक फोर्सेस की वजह से क्या होगा कि मैं थोड़ा सा हीट करके इन फोर्सेस को ब्रेक करवा सकता हूं और डेफिनेटली ये उसके बाद चेंज हो जाएंगे। आप देखिएगा जैसे इनको हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे आप इनको हीट प्रोवाइड करेंगे, the temperature of water ice will rise to 0. तो आप देखिए थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करने पे इनके जो बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, वो ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक होने के बाद ये मेल्ट, और मेल्ट होने के बाद ये लिक्विड। इससे पता चलता है कि ये वो सॉलिड है जिसमें इतनी जान नहीं है। अब चलते हैं, इसी तरह का एक और सॉलिड डिस्कस करेंगे, उसके लैटिक्स भी मॉलिक्यूल से बने होंगे, बट ये पोलर थे और वो नॉन पोलर होंगे। जिसको बंद करते हैं, ये साथ वाला प्ले करें। जी स्टूडेंट्स, अब आपके साथ जो मैं एग्जांपल डिस्कस करने वाला हूं वो आयोडीन की है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें किस किस्म की फोर्सेस डेवलप होती हैं। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, आयोडीन, अब ये जो आयोडीन है ये वो जगह है जहां पर आयोडीन ने अपने आप को अरेंज किया। इन पॉइंट्स को नंबर 1 क्या बोलते हैं, लैटिक्स पॉइंट्स। फिर इन लैटिक्स पॉइंट्स के दरमियान में एक चीज आपने यहां पर ऑब्जर्व करनी है स्टूडेंट्स, we all know that ये पॉइंट लैटिक्स पॉइंट है, ये पॉइंट लैटिक्स पॉइंट है। इन लैटिक्स पॉइंट, ये भी पॉइंट लैटिक पॉइंट है। इन लैटिक्स पॉइंट्स के दरमियान में फोर्स तो है ना, जिसने इनको इन पॉइंट्स पे फिक्स रखा हुआ है, अदरवाइज इधर भागता इधर भागता। वो कौन सी फोर्स है, वी ऑल नो दैट दिस इज नॉन पोलर पार्टिकल। और नॉन पोलर पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है, रेलेवेंटली वीकर फोर्सेस हैं, ठीक है, जिन्हें वीक वैंडरवाल फोर्सेस का नाम भी देख के आए हैं। डेफिनेटली बिटवीन द लेयर्स, ठीक है, एंड बिटवीन टू लेयर्स, तमाम फोर्सेस जो यहां पर एग्जर्ट हो रही हैं वो सारी की सारी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। ऑब्वियसली ये जो सॉलिड है ये कोई ताकतवर सॉलिड तो नहीं है, मैं हीट प्रोवाइड करके इन फोर्सेस को आराम से ब्रेक करवा सकता हूं, इन पार्टिकल्स को सॉलिड से गैशियस। गैशियस का मतलब क्या है कि यही आयोडीन यहां से अलग हो जाए, ये आजाद हो जाए, सॉलिड के जेल से निकल आए, सॉलिड के स्ट्रक्चर से आजाद हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि ये आयोडीन गैशियस फॉर्म में आ गए, जो कि मैं आराम से लेके आ सकता हूं इसको, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ें स्टूडेंट्स। द लैटिक्स ऑफ द मॉलिक्यूलर लैटिक्स इज स्मॉल बिकॉज, यानी द लैटिक्स एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर लैटिक्स इज स्मॉल बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ सेकेंडरी बॉन्ड। व्हाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड? डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी बॉन्ड इसलिए बोला गया जो वाटर मॉलिक्यूल के इनसाइड, इसको जरा देखिए, इसको बंद करने दीजिए। यहां वाटर मॉलिक्यूल के इनसाइड जो बॉन्ड था, वाटर मॉलिक्यूल के जो अंदर बॉन्ड था वो प्राइमरी बॉन्ड था, और फिर जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो इंटरेक्शन थी वो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उसको वो सेकेंडरी बॉन्ड का नाम दे रहा है। यानी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सेकेंडरी बॉन्ड का नाम दे रहा है, और वो तो वीक होते हैं। इसी तरह आयोडीन के दरमियान में एक प्राइमरी बॉन्ड था, और आयोडीन के दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसको वो सेकेंडरी बॉन्ड का नाम दे रहा है, ठीक है। जी आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो बिकॉज ऑफ वीक फोर्सेस। लेकिन मैं यहां सवाल करता हूं, पोलर नॉन पोलर, पोलर वालों का रेलेवेंटली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नॉन पोलर वालों का कम होगा। पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। तो ये कॉमन सेंस की चीजें, ये आप लोग खुद भी एनालाइज कर सकते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो, सम ऑफ देम आर केपेबल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? डायरेक्ट लिक्विड, डायरेक्ट सॉलिड से किस में जाना? गैस में जाना। दे आर सॉफ्ट,
easily malleable substance with non-polar molecules are soluble in non-polar solvent, while substance contain dipole molecules are soluble in soluble water. The solid latex does not conduct electricity. However, certain aqueous solution like electrolysis and dissociation. जरा मुझे स्क्रीन पे लेके जी स्टूडेंट्स, लास्ट आखिरी बात करने वाला हूं और सिंपल सी बात है, पोलर में हल होगा, नॉन पोलर में हल होगा, पोलर में हल होकर अगर आयोनाइज हो जाता है तो कंडक्टेंस भी होगी, नॉन पोलर तो कंडक्टेंस करेगा ही नहीं ना, करंट तो फ्लो करेगा नहीं, क्योंकि उसमें ना तो आजाद इलेक्ट्रॉन्स हैं ना ही आजाद आयंस हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। लास्ट में हमारे पास मेटालिक लैटिक्स है, एंड वी ऑल नो दैट्स अबाउट मेटालिक लैटिक्स। इसके स्ट्रक्चर को आप रिव्यू कर लें, और वी ऑल नो दैट अबाउट मेटालिक सॉलिड, हमने अच्छे तरीके से छोटी क्लासों में इनको पढ़ा हुआ है। जी ये देखिए, ये मेटल का एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये पॉइंट्स जहां पर आयरन ने अपने आप को जोड़ा है, लगाया हुआ है, ये एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर है, ये जिंक का, वो तमाम जगह जहां पर मेटल्स ने अपने आप को लगाया हुआ है वो लैटिक्स पॉइंट्स हैं। और मेटल आपको पता है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके रखती है, और उस लूज करने की वजह से ही इन मेटल्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, और इन फ्री स्पेसिस के दरमियान में क्या मौजूद होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो पूरी क्रिस्टल्स के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मूव करते हैं फ्रीली, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कैटाइंस और इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो फोर्स पाई जाती है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड, बहुत स्ट्रांग होती है, को तोड़ना मुश्किल होता है। आप इसको मेटल को मेल्ट करके देख लें, बॉयल करके देख लें। लास्ट पे स्टूडेंट्स ये कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जो मैंने आपके लिए टेबल आपकी बुक से लिया है। इससे क्लियरली पता चल रहा है कि एटॉमिक या मॉलिक्यूलर सॉलिड, बेसिकली एटॉमिक सॉलिड क्यों बोला है, सम टाइम मॉलिक्यूल एटम की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, लाइक हीलियम, नियॉन, दैट्स व्हाई एटॉमिक या मॉलिक्यूलर सॉलिड, इस बेटर के इसको एटॉमिक की बजाय क्या बोला जाए, मॉलिक्यूलर, क्योंकि सिंगल एटम्स भी तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं ना, इसलिए सिंगल एटम्स को हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, इस बेटर कि इसको मॉलिक्यूलर ही बोला जाए। तो इसमें एग्जांपल किसकी दी, लाइक आर्गॉन, बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट है और ये वीक डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। फिर सेकेंडली मॉलिक्यूलर हैं, मॉलिक्यूलर दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं और पोलर भी होते हैं। दोनों के अंदर कौन कौन सी फोर्सेज है, नॉन पोलर में तो डिस्पर्जन फोर्सेज होंगी, और पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डिस्पर्जन, डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। पोलर वाले का बॉन्ड तोड़ना थोड़ा सा उसके फोर्सेस तो ब्रेक करना मुश्किल है, नॉन पोलर वाले का आसान है। इसके अंदर एग्जांपल्स आगे लिखी हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लिखे हैं, या आगे फोर्सेस दिखाई हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेटालिक में डीलोकलाइज्ड हैं, और देख सकते हैं इनके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है। फिर इसी तरह नेटवर्क और आयनिक में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो ये तो था स्टूडेंट्स सॉलिड्स के बारे में। कल हम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ज्योमेट्रीज को पढ़ेंगे और ये हमारा नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स इस लेक्चर में मैंने हर चीज को अच्छे तरीके से क्लियर किया है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है आप सबको? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।